दोस्तों हाल ही में मैंने टूरिस्ट फैमिली नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एबिशन जीवंत जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 8.5 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है श्रीलंका से आए हुए एक फैमिली की जो छुपकर इंडिया में रहने लगती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद शहर में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है और बलवान नाम का एक असिस्टेंट कमिश्नर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। तो दोस्तों ये बम ब्लास्ट किसने किया, वो श्रीलंका से आई हुई फैमिली यहाँ पर क्यों आई है और आगे उनके साथ क्या क्या होगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम रात के अंधेरे में एक फैमिली को देखते हैं। वो समुद्र के पास आ चुकी थी और तभी उन्हें वहाँ पर एक जहाज दिखाई देता है। वो उसके ऊपर चढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे एरिया में आ चुके हैं। अब यहाँ पर उतरने के बाद वो लोग सारा सामान लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक छोटा बच्चा होता है, उसकी बैग पीछे रह गई थी तो वो दोबारा से उसे लेने के लिए जाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी और पुलिस उन लोगों को रोकते हुए कहती है कि बताओ तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। अब पुलिस को देखते ही ये लोग सरेंडर कर देते हैं। तो उस फैमिली का बड़ा आदमी कहता है कि मेरा नाम धर्मराज है और हम श्रीलंका से आए हैं, प्लीज सर हमें जाने दीजिए। हम यहाँ पर मेरी पत्नी के भाई प्रकाश से मिलने के लिए आए हैं, हमें गोली मत मारिए, हम अपराधी नहीं है। और अब इतने में वो छोटा बच्चा वहाँ पर आ जाता है। तो अब इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुम्हारा साला प्रकाश है कहाँ पर। अब दोस्तों वो तो नाव के अंदर एक कपड़े के नीचे छुपा था, लेकिन ये लोग यहाँ पर उसे ढूंढ ही लेते हैं। उसके बाद क्या था, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करके थाने ले जाने लगती है। लेकिन अब रास्ते में धर्मराज पुलिस ऑफिसर से मिन्नतें करने लगता है कि सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप तो जानते ही है श्रीलंका में क्या हाल चल रहा है, हमारे वहाँ पर खाने पीने के भी बुरे हाल है, इसलिए हमारे ऊपर दया कीजिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन अब धर्मराज का बड़ा बेटा नीतू अपने पिता को कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको ऐसे किसी के पैरों में गिरते हुए नहीं देख सकता। अब उसके पिताजी अचानक उन लोगों को यहाँ पर लेकर आ गए थे, इसलिए बड़ा बेटा नीतू उनसे बहुत ज्यादा नाराज था। लेकिन अब इतने में ही धर्मराज का छोटा बेटा मुल्ली अपने बैग में से एक छोटे से कुत्ते को बाहर निकालता है। कहता है कि आप हमें पकड़ लीजिए लेकिन इस कुत्ते को आप रख लीजिए। इस कुत्ते को 2 साल पहले मेरे पिताजी लेकर आए थे मेरे बर्थडे के दिन, लेकिन श्रीलंका में तो हमें कुछ अच्छा खासा खाना नसीब नहीं हुआ, इसलिए वहां से भागकर हम लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन अब यहाँ पर गिरफ्तार हो जाएंगे तो इसका ख्याल कौन रखेगा, इसे आप अपने पास रखिए तो इसे अच्छा खाना भी मिलेगा। ऑफिसर कहता है कि लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इस कुत्ते का ख्याल रखूंगा। मुल्ली कहता है कि गाड़ी में चढ़ते वक्त आपने मेरे मामा प्रकाश को पानी पूछा था, अगर आप एक अनजान इंसान को पानी पिला सकते हैं तो एक अनजान जानवर को भी संभाल सकते हैं, इतना तो प्यार आपके दिल में है। अब ये बात सुनकर उसका मामा प्रकाश कहता है कि क्या भांजे तू मेरी तुलना इस कुत्ते से कर रहा है। और ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। फिर उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। अब वो अपना नाम आकाश बताता है। ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरे भी बेटे का नाम आकाश ही है, लेकिन वो तुम्हारी तरह बोल नहीं सकता। अब ये सब कुछ होने के बाद वो ऑफिसर उन लोगों से कहता है कि देखो ना हमने तुम्हें देखा ना तुमने हमें देखा। ऐसा कहकर वो बीच रास्ते में उन लोगों को छोड़कर वहां से चला जाता है। तब तक सुबह हो चुकी थी और अब धर्मराज अपने बेटे मुल्ली से पूछता है कि बेटा तुम्हें ये कुत्ता कहाँ से मिला। तो उसका मामा प्रकाश पूछता है कि क्या मतलब कुत्ता कहाँ से मिला, तुमने कुत्ता उसे बर्थडे के दिन नहीं दिया था। आकाश बेटा तुमने उस पुलिस ऑफिसर से झूठ कहा। तो धर्मराज कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये बच्चा झूठ बोलना कब सीख गया, वैसे इसका नाम आकाश भी नहीं है। ये देखकर प्रकाश कहता है कि अरे ये बच्चा तो इतना होशियार है, श्रीलंका को भी बेच देगा। धर्मराज मुल्ली से पूछता है कि अगर उसके बेटे का नाम आकाश नहीं होता तो तुम क्या करते। मुल्ली कहता है कि मैंने उस पुलिस ऑफिसर के हाथ पर आकाश नाम देख लिया था और उसके वर्दी पर नाम था भैरव, मतलब कि आकाश नाम उसके बेटे का ही हो सकता है। इस तरह से मैंने दिमाग लगाया। मतलब सच में दोस्तों ये छोटा बच्चा बहुत ज्यादा होशियार होता है। अब उसके बाद उनका मामा प्रकाश उन्हें कहता है कि धर्मराज अब यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम्हें जल्द ही नौकरी ढूंढनी होगी, मैं यहाँ पर रहने के लिए तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढता हूँ। अब आगे जाने के बाद ये लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ के आसपास के एरिया को थोड़ा घूमने लगते हैं। इस तरह से रात हो जाती है और तभी अचानक धर्मराज को रास्ते पर एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए जाता है और अपने साले प्रकाश से कहता है कि तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें इसकी जान बचानी होगी। प्रकाश कहता है कि अरे ये तो खुद ही दारू पीकर यहाँ पर पड़ा है। धर्मराज कहता है कि वो जो कुछ भी हो लेकिन तुम पहले एम्बुलेंस को बुलाओ। और फिर ये लोग एम्बुलेंस को बुलाकर उसे उसके अंदर डाल देते हैं। अब उसके अगले दिन हम केशव नगर कॉलोनी को देखते हैं जहाँ पर प्रकाश उस फैमिली को रहने के लिए लेकर आता है। धर्मराज की पत्नी वासंती कहती है कि ये घर तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। उसका भाई प्रकाश कहता है घर भी बड़ा है और ये एरिया भी, लेकिन यहाँ के आसपास वाले लोग एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते, इसलिए तुम लोगों के लिए एरिया बहुत ही सेफ है। मैंने यहाँ की मालकिन से बातचीत कर ली है,
मुझे उनसे बातचीत करके सब कुछ ठीक तो लगा, लेकिन ऐसा लगा कि उसका पति थोड़ा सा खड़ूस है। क्योंकि जब मैंने उसके पति के बारे में पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो कभी कुकर की सीटी बजने लगी, तो कभी उसकी बेटी वहां पर आकर गुस्से में चली गई, तो कभी उनके घर पर दूध वाला आ गया। ऐसे कामों की वजह से वो अपना पति क्या करता है ये बात बताना ही भूल गई। अब ये लोग उस घर के अंदर आते हैं। वो महिला उन लोगों को घर के अंदर बुलाती है और चाय वगैरह देती है। लेकिन अब इतने में ही उस महिला का पति आ जाता है, और दोस्तों उसका पति और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम है राघवन। ये देखकर वो फैमिली तो शॉक रह जाती है, क्योंकि वो लोग तो पुलिस से बचते हुए यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अब पुलिस के ही रेंट के घर पर उन्हें रहना था। अब धर्मराज की बातें सुनकर राघवन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ के तो नहीं लगते। तभी बीच में प्रकाश बात संभालते हुए कहता है कि सर, ये लोग केरला के हैं ना, इसलिए बोलचाल में थोड़ा सा फर्क है। राघवन कहता है कि तभी मैं सोचूं कि ये लोग ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं। इस तरह से ये लोग यहाँ पर किसी तरह से मामला संभाल लेते हैं, और ये लोग पता चलने नहीं देते कि वो श्रीलंका से आए हैं। अब ऊपर वाले कमरे में जाने के बाद प्रकाश उन लोगों से कहता है कि देखो, यहाँ के लोगों से ज्यादा बात मत करना, और कोई भी पूछे तो कहना कि हम केरला से आए हैं। अब मैं तुम्हारे यहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा दूंगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड। अब उसके थोड़ी देर बाद सामने वाले घर में रहने वाली एक आंटी चाय लेकर आती है। कहती है कि मैंने अभी भी तुम लोगों को देखा, सोचा कि तुम लोगों के पास सामान थोड़ा कम होगा, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आ गई। तो ये लोग उस आंटी को धन्यवाद कहते हैं। अब उसके बाद धर्मराज आसपास जॉब ढूंढने लगता है, और धीरे धीरे ये लोग इस माहौल में ढलने की कोशिश करने लगते हैं। प्रकाश उन लोगों के लिए कुछ सेकेंड हैंड फर्नीचर लेकर आता है, जिससे ये लोग अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं। अब उसी मोहल्ले में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शराब पीकर बोतलें बाहर ही फेंक देता था, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग उसके पास जाकर उसे गालियां देते थे, उसे बहुत ज्यादा डांटते रहते थे, और वो बेचारा चुपचाप उनकी बात सुनते रहता था। पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम थी। अब कुछ दिन के बाद प्रकाश उन लोगों का आधार कार्ड बनवा कर लाता है, और फिर ये लोग उनके छोटे बेटे मुरली को पास के स्कूल में भेजने लगते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, बलवान नाम का एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर एक मुजरिम को बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगता है ताकि वो कुछ सच बता सके। लेकिन वो तो माफी मांगने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, कहता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बलवान उसकी एक बात नहीं मानता और उसे बहुत ज्यादा मारता है, इतना कि उसका खून निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने कांस्टेबल से कहता है कि जाओ देखो वो क्या सच बोलता है। तभी यहाँ पर बलवान को एक कॉल आता है कि यहाँ के एक एरिया में बम ब्लास्ट हुआ है। तो वह तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और जख्मी लोगों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अब यहाँ पर दूसरा ऑफिसर बलवान से कहता है कि सर, भगवान का शुक्र है कि किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं। तो बलवान उस एरिया में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा देखकर कहता है कि पिछले एक हफ्ते में इस एरिया में जितने भी टूरिस्ट लोग आए हैं उन लोगों की लिस्ट निकालो, और ये जो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हो उसका भी पिछले एक हफ्ते का सीसीटीवी फुटेज निकालो, और वो जो कूड़ादान दिख रहा है ना, खासकर उसे नोटिस करो कि क्या वहां पर किसी ने कुछ रखा था या नहीं। अब तभी वहां पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और भैरव से कहता है कि सर आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब ये लोग जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तब वो फैमिली पहले दिन जब घूम रही थी तब उन्होंने कुछ खाना वगैरह खाकर और जो खराब सामान था उसे थैले में पैक करके वहां के ही कूड़ेदान में डाल दिया था, और वही पार्ट उस सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया था। अब फुटेज देखने के बाद उन लोगों को तो पता चल जाता है कि ये लोग वही है जो श्रीलंका से आए हैं, और फिलहाल यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है। अब उसके बाद वासंती सामने मेरे घर में जाती है, जो आंटी उनके लिए पहले दिन चाय लेकर आई थी। अब उस आंटी का और वासंती का मिलना जुलना होता रहता था, लेकिन उस आंटी का पति इन लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था। आज वासंती उनके घर पर जाती है तो आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह सो रही थी। अंकल कहते हैं कि वो सो रही है, आप बाद में आना। तो वासंती कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही मिलने के लिए आई हूँ, मुझे पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो यहाँ पर ये खाना आपको देने के लिए आई हूँ। तो पहली बार वो अंकल उसे अंदर बुलाते हैं, उनकी शादी वगैरह के एल्बम दिखाते हैं, और इन लोगों में अच्छी खासी बातें शुरू हो जाती है। मतलब कि बाहर से सख्त दिखने वाला ये इंसान अंदर से मोम होता है। यहाँ दूसरी तरफ धर्मराज की ड्राइविंग का काम शुरू हो जाता है, और इसी तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं। सोसाइटी के लोग फिर से उस शराबी लड़के को डांटने लगते हैं, क्योंकि उसने दोबारा से शराब पीकर बोतलें बाहर फेंक दी थी। एक बार धर्मराज उसे पूछता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कुछ वार्तालाप करनी हो तो मुझे बता देना। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर धर्मराज और उसका परिवार यहाँ कॉलोनी के लोगों के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बलवान हॉस्पिटल में आया होता है और डॉक्टर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने उस आदमी का क्या हाल बना कर रखा है, इतना भी कोई मारता है भला? अगर ये आदमी मर गया तो तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी मुसीबत बन जाएगी, हमारी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। अब ये बात सुनकर बलवान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ के अपडेट पूछता है, मतलब वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया नहीं। तो ऑफिसर उसे बताता है कि सर, हमारी चेकिंग चल रही है, लेकिन अभी तक हमें कुछ सुराग नहीं मिला है। तो ये बात सुनकर उस ऑफिसर के ऊपर गुस्सा करने लगता है।
अब उनमें से एक ऑफिसर उस फैमिली के बारे में उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर भैरव आता है और उसे नीचे ले जाता है। कहता है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं और पता नहीं वो ब्लास्ट किसने किया होगा। तुम लोग उस सारा इल्जाम उस फैमिली पर ही क्यों डाल रहे हो सकता है ना ये काम उन्होंने ना किया हो। वो दूसरा ऑफिसर कहता है कि हाँ सर, हो सकता है कि ये काम उन्होंने नहीं किया हो, लेकिन फुटेज में तो वही दिख रहे हैं ना। अगर आगे जाकर कुछ उल्टा सीधा हुआ और पता चला कि अटैक में उन्हीं लोगों का हाथ है तो इसमें हम ही लोग फंस जाएंगे, और भगवान ना करे कि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों आपका नाम बता देंगे। ये बात सुनकर भैरव टेंशन में आ जाता है। यहाँ कॉलोनी में रात को हम देखते हैं नीतू अपनी श्रीलंका की गर्लफ्रेंड को याद करते हुए गाने सुन रहा होता है, और तभी उस छत पर उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो तुरंत ही उस लड़के को पकड़ता है और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगता है। सभी लोग नींद से जाकर छत पर आ जाते हैं, और अब ऑफिसर राघवन उस लड़के को एक थप्पड़ मारकर पूछता है कि बता, तू यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है ना? नीतू, तू उसका फोन ले और ये किससे बात कर रहा था देख। तो उसका फोन चेक करने पर उसके ऊपर वाइफ लिखा होता है। लास्ट कॉल उससे किया गया था। अब नीतू उस नंबर पर कॉल करने लगता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि राघवन की लड़की घबराने लगती है। दरअसल उसका और उस लड़के का चक्कर चल रहा था, इसलिए नंदी ने अपना फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो कॉल उससे लग गया तो उनके लफड़े के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों कॉल लग जाता है और रिंग होने लगती है। एक लड़की कॉल उठाती है और कहती है कि बताओ जानू, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, और आज तो तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। इस तरह से वो लड़की प्यार से बातें करने लगती है, और इसका साफ साफ मतलब ये था कि उस लड़के का दूसरी लड़की के साथ भी चक्कर चल रहा था। वो लड़का एक प्लेबॉय होता है। अब ये देखकर राघवन की बेटी नंदिनी उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा तो दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इतने दिनों से मुझे लगा तुम मुझसे प्यार से बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे वजह से मेरी ट्रिप भी कैंसिल कर दी, लेकिन तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब ये देखकर उसके माता पिता तो शॉक रह जाते हैं कि हमारी बेटी का चक्कर चल रहा था, मतलब कि नीतू ने एक तरह से नंदिनी को बचा लिया था। अब उस लड़के को थप्पड़ लगाकर वहां से भेज दिया जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं धर्मराज के काम का 7वां दिन होता है। वासंती वहां पर उसके लिए खाना लेकर जाती है। तभी वहां पर वो आंटी उनके पास आती है और कहती है कि मेरे पति हर रोज मुझे नींद से उठाते हैं, लेकिन आज वो मुझे उठाने के लिए नहीं आए। लगता है वो अभी तक सो रहे हैं, क्या तुम लोग चलकर उन्हें उठा दोगे? दरअसल दोस्तों आंटी को लग रहा था कि उसका पति मर चुका है। अब वो लोग तुरंत ही घर के अंदर जाकर अंकल जी के पास जाते हैं, उन्हें आवाज लगाते हैं। यहाँ आंटी घबराते हुए हॉल में ही बैठी होती है। दरअसल दोस्तों वो अंकल बहुत ही गहरी नींद में सो गए थे, और उनको थोड़ा सा धक्का देने पर वो उठ जाते हैं। ये लोग बताते हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए चिंता कर रही है कि आप अभी तक सो रहे थे। अब दोस्तों ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो वो आंटी ही मर चुकी थी। मतलब कि उन्होंने अपने पति के लिए इतना ज्यादा टेंशन लिया कि उसी में हाइपर होकर उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर उसका पति तो बहुत ज्यादा फुट फुट कर रोने लगता है, और सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब वो अंकल धर्मराज को बताता है कि हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों ने हमारे फैमिली का विरोध करके भागकर शादी की थी, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। इसलिए उसके अंतिम संस्कार के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। तो धर्मराज तुरंत ही आस पड़ोस में जाता है, सभी लोगों को यह घटना बताता है और आंटी के अंतिम विदाई के लिए आने के लिए कहता है। तो मानवता के लिए सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि आंटी जी का अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से किया जाए। अब ये देखकर उन अंकल को अच्छा लगता है और वो सब लोगों से हाथ जोड़कर आभार मानते हैं, खासकर धर्मराज को थैंक यू कहते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ रात को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपने कुत्ते को गुम होने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था। भैरव कहता है कि हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करने में बिजी है, तो तुम्हारे कुत्ते को कहाँ ढूंढेंगे, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगता है, इसलिए भैरव कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाता हूँ, तुम्हारे कुत्ते में कुछ डिटेल्स बताओ। वो बताता है कि उसका कुत्ता छोटा है और उसकी गर्दन पर निशान है, और उसके बाद जब वो उस कुत्ते की फोटो दिखाता है तो भैरव के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कुत्ता और कोई नहीं, उस फैमिली के पास जो कुत्ता था वही था। अब ये देखने के बाद भैरव सोचने लगता है कि मैंने उस फैमिली को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब रात को सोते वक्त हम धर्मराज को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। पत्नी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे लगता है वो ड्राइवर की नौकरी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि आज मैंने रिचर्ड सर के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक देखी है। मुझे लगता है उनका जवाब हाँ होगा। लेकिन अगली सुबह जब वो रिचर्ड के घर पर जाता है तो वो खड़ूस आदमी उसे काम से निकाल देता है। अब ये बात सुनकर धर्मराज शॉक रह जाता है और गुस्से में रिचर्ड को कुछ उल्टा सीधा कह देता है कि मैंने ड्राइविंग करते हुए कोई भी गलती नहीं की, कोई गलती की है तो बताइए, आप बेवजह मुझे ऐसे नौकरी से निकाल नहीं सकते। आज के बाद मैं आपकी गाड़ी में गाने नहीं चलाऊंगा, आपसे ज्यादा बातें भी नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे काम पर रख लीजिए। रिचर्ड कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसलिए अब धर्मराज गुस्से से वहां से चला जाता है। वो अपने घर की तरफ आता है, लेकिन तभी उस कुत्ते ने वहां पर पॉटी कर दी थी और उसके ऊपर धर्मराज का पैर पड़ता है। अब वो पहले से टेंशन में था और इस वजह से और परेशान हो जाता है। उस कुत्ते को देखकर गुस्से से वहां से उसे उठाकर कोई बाहर छोड़कर आता है।
थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वासंती के घर में उसकी मालकिन अपनी बेटी नंदिनी को छोड़कर जाती है। कहती कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। तो वासंती ठीक ऐसा कहती है। अब शाम हो जाती है और धर्मराज अपने घर पर आता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए वो उसी टेंशन में शराब पीकर आया था। ये देखकर उसकी पत्नी उसे डांटने लगती है और यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। वो खाने की थाली भी नीचे फेंक देता है। ये देखकर बड़ा बेटा नीतू कहता है कि आप हमारे फैमिली में बड़े हो तो जो चाहे वो करोगे क्या? इतनी मेहनत से माँ ने आपके लिए खाना बनाया था, लेकिन आपने सारा वेस्ट कर दिया। आपको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद धर्मराज और गुस्सा करने लगता है। कहता है कि मुझे मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हारी चिंता नहीं होती तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर नहीं आता और ऐसे हम दर बदर नहीं भटकते। तुम मुझसे इसलिए नाराज है ना क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां पर रह गई। अरे तू टेंशन मत ले, हमारे हालात सुधरने के बाद हम श्रीलंका जाकर तुम्हारी शादी उससे ही करवा देंगे। लेकिन नीतू बताता है कि उस लड़की की शादी हो गई। ये बात सुनकर धर्मराज तो हंसने लगता है। कहता है कि तुम्हारा प्यार तो इतना खोखला था कि तुम्हारे थोड़ा सा दूर जाते ही उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली। नीतू कहता है कि आप मेरे प्यार के ऊपर हंसो मत। अगर उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरे देश में चला जाएगा तो उसके पिताजी उसकी शादी करेंगे ही ना। अब यहाँ पर वासंती उन लोगों को समझाकर शांत करने लगती है, उनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद धर्मराज अपनी फैमिली से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर नीतू भी अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो भी माफी मांगता है। कहता है कि मैंने भी गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया। अब ये सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर उनका छोटा बेटा डांस करने लगता है, जिस गाने पर नीतू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी में डांस करने वाला था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली थी और उसकी शादी का वीडियो देखकर नीतू दुखी हो रहा होता है। इसलिए अपने भाई को खुश करने के लिए वो छोटा बच्चा डांस करने लगता है और उस डांस में अपनी फैमिली को भी शामिल कर लेता है। इसी तरह से ये फैमिली अपने सारे दुख भुलाकर यहाँ पर एंजॉय करने लगती है और वहाँ पर बैठी हुई नंदिनी ये सब कुछ देख रही थी। नंदिनी को भी वो लड़का नीतू पसंद आने लगता है। अब यहाँ की कॉलोनी वाले एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन धर्मराज और उसकी फैमिली यहाँ पर रहने के बाद आस पड़ोस के लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगते हैं, घुल मिलकर रहने लगते हैं। वहाँ पर फंक्शन को अरेंज करते हैं और जब एक फंक्शन रखा जाता है तब ये सभी लोग मिलकर वहाँ पर धमाल करते हैं, एक साथ मिलकर डांस करते हैं। और दोस्तों इसी फंक्शन में नीतू और नंदिनी का टाका भिड़ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं धर्मराज रिचर्ड के पास जाकर माफी मांगता है। कहता है कि मैंने उस दिन आपको उल्टा सीधा कह दिया, आप मुझे नौकरी नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मैंने आपको कुछ भला बुरा कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई केरला का रहने वाला नहीं हूँ, मैं श्रीलंका का हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए सच बोल दिया। ऐसा कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे कार की चाबी दे देता है और कहता है कि आज से तुम मेरे ड्राइवर हो। मतलब कि दोस्तों वो उसकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि उसकी बातों से उसने पहले ही पहचान लिया था कि ये हमारे देश का रहने वाला नहीं हो सकता। और उसके सच बताते ही उसकी लॉयल्टी का टेस्ट हो जाता है, इसलिए वो धर्मराज को अपने यहाँ पर काम पर रख लेता है और उससे एडवांस के तौर पर कुछ पैसे भी देता है। ये देखकर धर्मराज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस पैसों से अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी खरीदता है और ये लोग इस कॉलोनी में बहुत ही हंसी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं अब भैरव उस सीसीटीवी फुटेज को निकालकर उस कार का नंबर नोट डाउन करता है, उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। और जब उन्हें उस नंबर के ओनर के बारे में पता चलता है तो ये पुलिस वाले उसके घर पर जाकर उसे उस फैमिली के बारे में पूछते हैं कि उसने उस फैमिली को कहाँ पर छोड़ा था। और इस तरह से पुलिस को उस कॉलोनी के बारे में पता चल जाता है कि वो फैमिली कहाँ पर रह रही है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं वो जो आंटी गुजर गई थी उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है। यहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग आकर आंटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। फिर वहाँ पर वो शराबी लड़का आता है जिससे सभी लोग गालियां देते थे। वो लड़का कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये कॉलोनी छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुनिए। आप सभी लोग मुझे शराब पीने की वजह से गालियां देते थे, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं शराब क्यों पी रहा था। वो बताता है कि वो अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन उसकी माँ को भूलने की बीमारी हो गई। धीरे धीरे उसकी माँ सब कुछ भूल गई और एक दिन तो वो अपने बेटे का नाम ही भूल गई। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो लड़का सिद्धेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो दुखी होकर रोने लगा और उसी तरह से एक दिन उसकी माँ भी गुजर गई। अपनी माँ के गुजर जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए उसने शराब का सहारा लिया। अब उसकी ये कहानी सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो लड़का बताता है कि आज मुझे इस दुनिया में साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और वो भगवान और कोई नहीं बल्कि इंसानों के अंदर ही बसते हैं। और ऐसे ही एक इंसान है धर्मराज जी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने खुद को मारने की कोशिश की तो मैंने शराब में कुछ मिलाकर उसे पी लिया था ताकि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। तो उस दिन मैं रास्ते में दर्द से तड़प रहा था। और दोस्तों ये कहानी के स्टार्टिंग का वही सीन है जहाँ पर धर्मराज ने एक लड़के को एम्बुलेंस में डालकर उसकी जान बचाई थी और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि यही लड़का था। अपनी माँ के गुजर जाने की वजह से वो दारू पीकर बहुत ज्यादा निराश रहता था, लेकिन धर्मराज और उसकी फैमिली उनकी कॉलोनी के आने के बाद से सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे और इसलिए उसने आज हिम्मत करके अपनी मन की बात कह दी।
और इसी वजह से अब धर्मराज की फैमिली के साथ सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं, उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ पर धर्मराज उन सभी लोगों को अपनी सच्चाई बता देता है कि हम लोग श्रीलंका से यहाँ पर आए हैं। तो सोसाइटी के लोग भी कहते हैं कि इंसानियत के नाते आप यहाँ पर रह सकते हो, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही दिन हम देखते हैं पुलिस उस कॉलोनी में पहुंच जाती है। पुलिस ने उस कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया था। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें पता है कि श्रीलंका की फैमिली यहीं पर रहती है, वो लोग खुद ही हमारे सामने सरेंडर कर दे तो बाकी के लोगों को तकलीफ नहीं होगी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद धर्मराज और उसका परिवार घबरा जाता है कि कहीं वो पकड़े ना जाए। अब पुलिस कॉलोनी के हर एक घर के अंदर जाकर पूछताछ करती है, उन लोगों को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर रहने वाले फैमिली के लोगों से उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। आखिरकार वो लोग राघवन के घर के ऊपर वाले मकान में जाते हैं जहाँ पर वो फैमिली रह रही थी। अब ऑफिसर बलवान उन लोगों से पूछता है कि बताओ तुम लोग यहाँ पर कब से रह रहे हो। वासंती बताती है कि 8 साल से, मूलतः हमारा घर केरला में है। तो बलवान उन लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स पूछता है, तो ये लोग यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह दिखा देते हैं। मतलब कि उन लोगों की सच्चाई यहाँ पर पता नहीं चल रही थी। फिर वो भैरव को बुलाता है और उन्हें पहचानने के लिए कहता है। तो भैरव भी उन लोगों को देखकर कहता है कि नहीं सर, ये लोग वो नहीं है, वो कोई दूसरे ही लोग थे। अब उस सीसीटीवी कैमरा में भी इनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए ये लोग उस फैमिली को पहचान नहीं पाते। अब ये बात सुनकर ऑफिसर बलवान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इतना ढूंढने के बावजूद भी उन्हें वो श्रीलंका की फैमिली नहीं मिली, इसीलिए पुलिस वहां से चली जाती है। अब वहां से जाते वक्त धर्मराज भैरव के पास आता है और थैंक यू कहता है कि उसने उनकी सच्चाई नहीं बताई। भैरव कहता है कि मैं नहीं, बल्कि आपके साथ पूरी कॉलोनी खड़ी है, उन्होंने ही आपको बचाया है, उन्होंने आपके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और इसलिए आप पकड़े नहीं गए। तभी हम धर्मराज के पीछे पूरी कॉलोनी के सभी लोगों को देखते हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े थे। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मतलब कि हम लोगों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात सोचने वाली यह है कि अगर श्रीलंका का ऐसा हर एक परिवार हमारे इंडिया में रहने के लिए आ जाएगा तो कैसे चलेगा। सभी लोग धर्मराज की तरह अच्छे नहीं होते ना। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।